जब रिजल्ट देखा तो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाया। मैंने अपना रिजल्ट दोबारा चेक किया नहीं क्योंकि मेरे को चाहिए ही वही स्कोर था कि साइंस के बच्चों को तो 88-90 पे एडमिशन मिल भी जाता है डीयू में, लेकिन आर्ट्स के बच्चों को 98-99% लाना पड़ता है अगर आपको डीयू में एडमिशन चाहिए, टॉप कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो मेरे हिसाब से एनसीईआरटी जो होती है ना आपकी, वो गोल्डन बुक होती है, चाहे सीयूटी हो चाहे बोर्ड्स हो। अगर सेल्फ डाउट नहीं है तो इशू है कहीं। किशन, तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। उस एग्जैक्ट मोमेंट पर आ जाते हैं जब आपने अपना CUET रिजल्ट देखा, तो पहले मिनट आपका क्या अंदर रिएक्शन क्या था, क्या आपने फील किया? Thank you. Before I come to the question, I would like to give a short intro of myself. My name is Krishn and I scored 800 out of 800 in CUET 2023 and मैं currently थर्ड ईयर में हिंदू कॉलेज से, जो कि NIRF रैंक 1 कॉलेज है, वहाँ से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स परस्यू कर रहा हूँ। कमिंग टू द क्वेश्चन कि जब मैंने अपना रिजल्ट देखा तो क्या रिएक्शन था, शुरू के 5-10 मिनट कैसा फील हुआ, तो आई थिंक कि नॉर्मल तो नहीं कहूँगा, नॉर्मल नहीं फील हुआ, बट यस आई प्रिपेयर्ड हार्ड फॉर इट. आई वांटेड दैट स्कोर टू कम. आई एक्सपेक्टेड और नॉट कैन बी अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट आई वांटेड दैट स्कोर टू कम. जब रिजल्ट देखा तो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाया. मैं हमेशा से अपने रिजल्ट अपनी मम्मी से खुलवाते आया हूँ, तो वो रिजल्ट भी मैंने अपनी मम्मी से खुलवाया था. मैंने अपने 12th का रिजल्ट भी अपनी मम्मी से खुलवाया. तो जब रिजल्ट आया तो काफ़ी खुशी महसूस हुई और लगा कि चलो मेहनत रंग लाई है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अपना रिजल्ट दोबारा चेक किया नहीं क्योंकि मेरे को चाहिए ही वही स्कोर था. तो मैं चाहता नहीं था कि दोबारा चेक करूँ तो कहीं चेंज हो जाए. तो मैंने दोबारा चेक किया नहीं, बट हाँ, काफ़ी खुशी हुई और मेरे घर वाले भी काफ़ी खुश थे. गुड। तो ये एक्सपेक्टेशन आपकी थी या ये रिजल्ट जो था ये अनएक्सपेक्टेड था? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जब आप देखेंगे तो सीयूईटी जो है, जब वो आंसर की रिलीज करता है तो उसके साथ ही साथ वो आपको इम्प्रूवमेंट का भी ऑप्शन देता है कि अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर की में गलत है तो आप उसे इम्प्रूव कराओ. मैं कहूँगा कि एक्सपेक्टेड पूरी तरीके से आप किसी चीज़ को नहीं कह सकते, बट उसके लिए मेहनत की थी और पता था कि हिंदू कॉलेज में अगर जाना है तो 800 में 800 ही चाहिए, तो इसलिए उसकी ज़रूरत भी थी. तो जब मैंने देखा कि मेरे 2 क्वेश्चन इंग्लिश में गलत हैं और मुझे लग रहा था ये सही है, तो मैंने पर क्वेश्चन 200 रुपये दे के उनको सही करवाया था. तो यू कैन से कि एक्सपेक्टेशन थी, बट हाँ, कंफर्मेशन नहीं थी. एक्सपेक्टेशन थी, कंफर्मेशन नहीं थी. हाँ. ओके 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 ओके। तो जब आपका रिजल्ट आउट हुआ, रिजल्ट मालूम पड़ा, तो फैमिली के जो दूसरे मेंबर्स थे उनका क्या रिएक्शन था और दोस्तों का क्या रिएक्शन था, जानने वालों का क्या रिएक्शन? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ लोगों को सीयूईटी के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है नहीं. प्लस मेरे दोस्तों को ह्यूमैनिटीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज थी नहीं, क्योंकि मैंने ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम पिकअप किया था. आई ऑप्टेड फॉर ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम. बट हाँ, मेरे माता पिता बहुत खुश थे, मेरे कुछ रिलेटिव्स जिनसे मैं क्लोज हूँ वो बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश था. और जिन दोस्तों को पता था, कुछ दोस्तों को जो अवेयर हैं कि डीयू क्या है, सीयूईटी क्या है, सीयूईटी की स्कोर की क्या अहमियत है, वो भी काफ़ी इम्प्रेस्ड और खुश थे. अब हम आपसे आपकी कुछ अर्ली जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी स्कूलिंग बिहार में कैसी रही, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी रही, और बिहार में पढ़ते हुए आपकी ये जर्नी में कौन कौन से मकाम आए, कौन कौन से पड़ाव आए? तो आई ऑलवेज से दिस कोट कि देयर आर नो फेलियर्स इन लाइफ बट ओनली रिजल्ट्स टू लर्न फ्रॉम. तो आपने जैसे जर्नी की बात की, तो जर्नी ऐसी कोई खास थी नहीं, जैसे एक नॉर्मल बच्चे की जर्नी होती है. शहर में टायर 2 सिटी में पैदा हुए, फिर पढ़ा 5वीं तक, पढ़ा. फिर उसके बाद कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, अगर आपने सुना हो, सैनिक स्कूल, आर के मिशन, CHS, इन सारे की तैयारी की. 2 साल लगातार एक क्लास में रह के तैयारी की, क्योंकि आप जब आपको एंट्रेंस देना होता है 6th क्लास के लिए, अगर आपको इन सारे स्कूल में जाना है तो मैंने 5th क्लास में 2 साल पढ़ा, क्योंकि मैंने 5th क्लास तो क्लियर कर लिया था, बट वो एंट्रेंस नहीं क्लियर होता था. तो बेसिकली मैंने 5 एंट्रेंसेस दिए, 2 CHS के, 1 आर के मिशन का और 2 सैनिक स्कूल का, और हर बार 1% 2% की मार्जिन से रह जाता था. देन फाइनली मैंने डिसाइड किया कि ओके, फिर आई गॉट प्रमोटेड. तो मैंने 7th क्लास पढ़ा. फिर उसके बाद से
10th का बोर्ड्स आए, 10th के बोर्ड्स में उन लोगों की बोर्ड्स हुए नहीं थे, और बोर्ड्स हुए नहीं थे तो सिंस आई हैव सेड टू पीपल कि आई वाज अ गुड स्टूडेंट, तो मुझे मेरे स्कूल वालों ने उस समय स्कूल नंबर देता था आपके क्लास के परफॉर्मेंस के ऊपर। तो स्कूल ने मुझे मार्क्स दिए थे साइंस में 98 एंड मैथ्स में 97 एंड सोशल साइंसेस में 86, बिकॉज दे थॉट दैट आई विल ऑप्ट फॉर साइंस बिकॉज आई वाज अ गुड स्टूडेंट, बट टू देयर सरप्राइज एंड टू एवरीवन सरप्राइज आई ऑप्टेड फॉर ह्यूमैनिटीज। एंड उस टाइम पे मेरे शहर में सिर्फ एक स्कूल हुआ करता था जो कि ह्यूमैनिटीज़ का एजुकेशन दिया करता था 11th एंड 12th में। फिर आई एनरोल्ड इन दैट स्कूल। I did online studies only for my 11th and 12th. Also for my 9th and 10th studies, I only dependent on YouTube for my study. And फिर मैंने 11th 12th की पढ़ाई की and then 12th में I scored like around 95%. And then I decided कि हाँ भाई CUET देना है, and I knew कि पहले बहुत बार failure मिल चुका है and this is the last chance if you want to move out of this city and want to achieve something big in life, then that's a chance that you really need to realize and that you really need to catch upon. And फिर मैंने examination दिया and as I worked hard and as I supposed to, I got 800 out of 800 and got enrolled into my dream college and dream course that जो कि मैंने 9वीं क्लास से सोचा था कि मुझे इस कॉलेज इस कोर्स में जाना है। वेल डन कृष्णा। तो मतलब आपने 9वीं क्लास में ये डिसाइड कर लिया था कि आपको CUT में टॉप कॉलेज टारगेट करना है? हाँ, मतलब ऐसा कोई खुद से डिसाइड नहीं किया था। मुझे याद है कि मेरे एक बहुत फेमस टीचर हुआ करते थे फिजिक्स के, AK सर उनका नाम था, इफ़ आई कैन रिकॉल राइट। 9वीं क्लास की बात है। वो पटना के कुछ टॉप JEE इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया करते थे और वहाँ से हमारे स्कूल ने उनको लाया था साइंस पढ़ाने के लिए, तो वो फिजिक्स पढ़ाया करते थे। आई रिमेंबर वेरी विविडली कि उन्होंने एक बार क्लास पे बोर्ड पे लिखते हुए वो बोला था कि साइंस के बच्चों को तो 88-90 पे एडमिशन मिल भी जाता है DU में, लेकिन आर्ट्स के बच्चों को 98-99% लाना पड़ता है अगर आपको DU में एडमिशन चाहिए, टॉप कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तब मैंने देखा था, जा करके सर्च किया था मैंने कि ऐसी क्या चीज़ है। फिर मैंने देखा हिंदू कॉलेज एक कॉलेज है, उस समय पे 12th के मार्क्स पे एडमिशन हुआ करता था, तो मैंने देखा हिंदू कॉलेज एक कॉलेज है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, मतलब सिविक्स उस समय मैं पढ़ा करता था और सिविक्स मुझे बहुत इंटरेस्ट किया करता था, तो सिविक्स का ही एक्सटेंशन होता है, ब्रॉडर टर्म होता है पॉलिटिकल साइंस। तो फिर मैंने देखा अरे यहाँ पे अगर आपको पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन चाहिए तो 99% आपको 12th में लाने पड़ेंगे। फिर मैंने सोचा अब तो यही करना है, यही करेंगे। तो देन आई डिसाइडेड कि हाँ भाई मुझे हिंदू कॉलेज में ही जाना है और इसी कोर्स में जाना है, तभी DU जाना है, ऐसा था। मतलब हिंदू कॉलेज आपने अपने दिमाग में फिक्स कर लिया था कि जी। जाना ही जाना है। जी, वेल डन। कोर्स भी फिक्स कर लिया था कि पॉलिटिकल साइंस। जी। अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि मेट्रो के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके मुकाबले में क्या आपको लगता है कि उनको कुछ ज़्यादा बेनिफिट होता है, कुछ ज़्यादा उनको एडवांटेज मिलता है? अगर हम आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले ये सवाल पूछ रहे होते तो आई थिंक हम कह सकते थे कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है, क्योंकि सारी फैसिलिटीज़, सारे टॉप एजुकेटर्स सिर्फ बड़े-बड़े शहरों में अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे ये सवाल आज पूछेंगे या जब मैं प्रिपेयर कर रहा था 2023 में तब भी पूछते हैं, तो मैं कहता अब ऐसी बात नहीं रह गई है। अब एक्सेस काफ़ी ज़्यादा हो गया है, अब एजुकेशन काफ़ी डेमोक्रेटाइज हो गई है। अब ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से जो चीज़ें पहले 4 लाख में अवेलेबल नहीं हुआ करती थी, अब वो 4000, 8000 में अवेलेबल हो जाती हैं। एंड आज के डेट में आपके पास गाइडेंस की कमी नहीं है, बहुत सारे यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे चीज़ें कैसे क्रैक करनी है। इवन जिन लोगों ने क्रैक किया हुआ है उन एग्जामिनेशंस को, UPSC हो, SSC हो, CUT हो, CAT हो, उन सब के लोग भी आके आपको गाइड कर रहे होते हैं। तो आज के डेट में मैं ये नहीं कहूँगा कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहने से फ़र्क पड़ता है। मेरे ख्याल से हाँ, आपकी इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, आपकी घर की कमाई कितनी है, उससे फ़र्क पड़ सकता है। चाहे आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हो, चाहे आप एक टायर 2 सिटी में रह रहे हो। बाकी 5-10% आप कह सकते हैं फ़र्क पड़ता होगा, लेकिन वो मेरे हिसाब से मैटर नहीं करता है। अगर करता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। नहीं, जी। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कुछ करना चाहते हैं, जी। जिनकी एक होप है, उम्मीद है, जिन्होंने ये ठान ली है कि उन्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। वेरी गुड। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं CUET की, तो परफेक्ट स्कोर बहुत रेयर है। तो आपको क्या लगता है कि आपने क्या अलग किया?
अच्छा, पहले मैं एक चीज़ क्लैरिफ़ाई कर देना चाहता हूँ कि जब मैंने सीयूईटी दिया था, तो 800 में 800 आना सिर्फ़ मेरी काबिलियत नहीं थी, उसमें लक और एनटीए का भी हाथ था, क्योंकि मेरे टाइम पे आपको 50 क्वेश्चन्स आया करते थे और उसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने होते थे। तो हाँ, आप कह सकते हो कि उस समय भी जितना मुझे याद है 98 की 100 बच्चों को 10 लाख जो है जितने भी मुझे याद 10 या 19 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, उसमें से 112 बच्चों को शायद 800 में 800 आए थे, तो उन 112 बच्चों में से एक मैं था। लेकिन हाँ, बाकी बच्चों को नहीं आते, लेकिन जब आप देखोगे आज के डेट में 1000 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, 250 नंबर के पेपर होते हैं और आपको 50 में से 50 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो आज के डेट में आपको परफेक्ट स्कोर तो नहीं आ सकता, लेकिन हाँ, इट्स अबाउट कि आप उस बैरियर को, वो जो कट ऑफ है उसको कैसे क्रॉस करोगे। तो 980 अब कट ऑफ जाता है, 985 कट ऑफ जाता है, 975 कट ऑफ जाता है। तो हाँ, लेकिन जब मेरा 800 गया था तो मेरे कॉम्पिटिटर्स भी वैसे थे। जब आज 975 जाता है तो आज 975 ज़्यादा है। तो आपने जैसे पूछा कि कैसे आता है 800 में 800, आई थिंक एक सिंपल सी चीज़ है, मेहनत करने से आता है, डिसिप्लिन करने से आता है। एंड मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आज जब लाइफ में कभी-कभी कोई एग्ज़ामिनेशन होता है या फिर कोई चीज़ें होती हैं जहाँ मैं भी आज अगर डिसिप्लिन नहीं दिखाता हूँ, तो उसका रिज़ल्ट मुझे देखने को मिल जाता है कि हाँ, डिसिप्लिन नहीं दिखाने का ये लॉस है। जब आप डिसिप्लिन दिखाओगे, आप कंसिस्टेंट रहोगे, तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आप खुद पे बिलीफ रखोगे कि हो जाएगा, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। और लोगों की कम सुनोगे कि ये मुश्किल है, वो मुश्किल है, या ये है, वो है, ऐसे नहीं होता, सबका नहीं होता, तो दिक्कतें आती हैं। खुद पे विश्वास रखो, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। मेरा ये मानना है कि लक भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। जी। आपने बहुत अच्छी बात कही, लक की बात कही, लेकिन लक तो उन्हीं का साथ देगा ना, जी। ये आपने खुद स्वीकार किया। खैर, आपकी प्रिपरेशन एनसीईआरटी में कितनी इम्पोर्टेंट थी और एग्जैक्टली आपने उस अपनी पढ़ाई कैसे की? अच्छा, तो बेसिकली अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें, तो सर ने जैसे पूछा एनसीईआरटी का क्या रोल होता है, तो मेरे हिसाब से एनसीईआरटी जो होती है ना आपकी, वो गोल्डन बुक होती है, चाहे सीयूईटी हो चाहे बोर्ड्स हो। क्योंकि आप देखोगे 95 टू 98% जो क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो आपके बोर्ड्स में हो चाहे वो आपके सीयूईटी में हो, एनसीईआरटी से डायरेक्टली उठ के आते हैं। तो मेरे हिसाब से तो बोर्ड्स और सीयूईटी स्टूडेंट्स के लिए ग्रंथ है एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी को बार बार पढ़ते जाओ, और जितनी बार आप पढ़ोगे उतना आपका कंपटीशन कम होते जाएगा और उतना आपके सक्सेस के चांसेस इंक्रीज होते जाएंगे। कम से कम 5-6 रीडिंग आपको एनसीईआरटी की करनी चाहिए, अगर आप जेन्युइनली चाहते हो कि वो चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएं और आपको एग्जामिनेशन को क्रैक करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, सीयूईटी को सक्सीड करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। वेल, तो सीरियस प्रिपरेशन फेज में आप मुझे ये बताइए कि आपकी डेली स्टडी रूटीन क्या होता था? अच्छा, तो मेरी डेली स्टडी रूटीन जो थी वो थोड़ी ऐसी है जो सब किसी को फॉलो नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो एज़ आई सेड कि मैं स्कूल कम जाया करता था, क्योंकि मैं ऑनलाइन स्टडीज़ पे अपने ज़्यादा फ़ोकस किया करता था। दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू अदर्स। स्कूल जाना चाहिए, स्कूल शेप्स यू इन वेरियस मैनर्स, एंड आई थिंक इफ आई वुड हैव गॉन टू स्कूल रेगुलरली, a top tier school, then that would have made me a different person and a more better person than what I am today. But हाँ, मेरे शेड्यूल की बात करूँ तो जब मैं स्कूल नहीं जाया करता था तो आई यूज्ड टू वेक अप एट अराउंड 9 AM एंड आधे घंटे थोड़ा होश में आने के लिए लिया करता था, और 9:30 से 1 बजे तक 2 बजे तक पढ़ा करता था। बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक हर घंटे पे लिया करता था। फिर 2 बजे आई यूज्ड टू गो लाइक टेक अ बाथ एंड गेट इन फ्रेश, एंड देन 2:30 से 3:30 में अपना खाना खाया करता था। खाना खाते खाते कुछ यूट्यूब पे कंटेंट देखा करता था। फिर 4 बजे से पढ़ा करता था 8 बजे तक, उसमें कुछ अपना ब्रेक लिया करता हूँगा 1 घंटे का, मान के चलिए 4 से 8 के बीच में, और फिर खाना खाता था, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता था, और फिर 9:30-10 बजे से 2 बजे रात तक, 1 बजे रात तक पढ़ा करता था, और यही रूटीन था बेसिकली रोज का। तो प्रिपरेशन के दौरान मॉक टेस्ट तो आप करते ही होंगे जी। तो उसकी मॉक टेस्ट में आप कैसे उसको यूज करते थे और अपनी गलतियों को कैसे एनालाइज करते थे? हाँ, तो मेरा तो मानना है मॉक टेस्ट से हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उसमें स्कोर कभी-कभी हमारे काफ़ी कम आ जाते हैं। आई थिंक दैट्स अ गुड मॉक टेस्ट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी नेसेसरी इफ यू वांट टू लाइक चेक वेयर यू स्टैंड। तो इवन इफ अगर आपको 180 आ रहे हैं 200 में, जैसे उस समय मैं पेपर दे रहा था, तो शुरू के 6-7 पेपर में मुझे 180, 185, 194 तक आते थे, 200 टच ही नहीं होता था, और मेरे को यही टेंशन रहती थी कि यहाँ 200 टच नहीं होगा तो फिर एग्जामिनेशन में कैसे टच होगा। बट हाँ, कंसिस्टेंटली
कोशिश करते करते, बट अगेन उससे मुझे किसी मॉक टेस्ट में 800 नहीं आए थे। बट हाँ, द की वॉज देयर कि मैंने अपने एग्जामिनेशन के लेवल से थोड़ा हार्ड ही मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस करो। ये नहीं कि आप खुद को खुश होने के लिए आप थोड़े ईजियर मॉक टेस्ट ले लो, क्योंकि जब आप हार्ड मॉक टेस्ट थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, वहाँ आपको 194 188 भी आ रहे होंगे, तो आप जब आप सीयूटी के एक्चुअल एग्जाम में बैठोगे तो वो पेपर आपको काफ़ी ईजी लगने लगेगा। तो आपको वहाँ पे 200 में 200, 250 में 250 जो आप लोग का इस बार का स्कोर का टेम्पलेट है, 250 में 250 या फिर 244 आ जाएंगे इजिली। कृष्ण, हर स्टूडेंट का कोई ना कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है। जी। तो आपने अपना कोई ऐसा सब्जेक्ट था आपका, और आपने उस पर अपनी मास्टरी कैसे हासिल की? अच्छा जी, कमज़ोर तो नहीं, हाँ कठिनाई आप कह सकते हैं। बेसिकली मुझे जियोग्राफी थोड़ी डिस्टर्ब किया करती थी, तो मैंने 12th में जियोग्राफी ऑप्ट किया ही नहीं था। डिस्टर्ब इन द सेंस मुझे थोड़ा कम समझ में आता था, इंटरेस्ट थोड़ा कम था। मैंने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश ऑप्ट किया था, और मैंने इन्हीं चारों सब्जेक्ट के पेपर दिए थे। हाँ, आप इंग्लिश कह सकते हो, बिकॉज इंग्लिश का स्कोप बहुत वाइड होता है। जो वर्बल एबिलिटी का पेपर होता है उसका स्कोप बहुत वाइड होता है। ग्रामर, जंबल वर्ड्स, बहुत स्कोप वाइड होता है। बाकी आपके जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, आपके जो डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं, उसका सिलेबस लिमिटेड होता है। तो आपको मालूम है कि आएगा इतना ही आना है, इसी में से जो आना है आना है। इंग्लिश में क्वेश्चन के पैटर्न बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, क्वेश्चन का सिलेबस बहुत डिफरेंट हो सकता है। तो अगर आप चैलेंजिंग पूछोगे तो इंग्लिश हो सकता है। जी। अच्छा, एक बात और बताइए कृष्ण, अगर किसी स्टूडेंट के पास लिमिटेड टाइम, समय की कमी हो, तो सीयूईटी प्रिपरेशन का सबसे हाई इम्पैक्ट अप्रोच क्या होना चाहिए? अच्छा, तो अगर आपके पास 30 से 40 दिन भी हैं, तब भी मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी पकड़ लो। एनसीईआरटी की किताबें पतली पतली होती हैं, तो आप एनसीईआरटी उठाओ। मान के चलो आपने एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटी उठाई, सपोज फॉर से इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी आपने उठाई। इकोनॉमिक्स में वी नो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए और माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए डू नॉट प्रेफर एनसीईआरटी, बट इफ यू पिकअप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एनसीईआरटी, तो उसमें आपने उठाया, तो मान के चलो आपने पढ़ा, तो आपने अपने सिलेबस को क्विकली गो थ्रू किया। मान के चलो उसमें 10 चैप्टर हैं, तो अगर हमने सेटअप कर दिया कि 30 दिन में मुझे अपने 4 सब्जेक्ट मिला के टोटल 50 चैप्टर करने हैं, तो इट टेक्स 2 चैप्टर्स पर डे। 2 चैप्टर्स पर डे के हिसाब से 50 चैप्टर के लिए आपको चाहिए 25 दिन। तो आपने एक चैप्टर के 2.5 घंटे लिए कि हाँ भाई मैं 2.5 घंटे में इस चैप्टर को निपटाऊंगा। फिर आपने 1 घंटे लिया कि हाँ भाई रिविजन भी करना है, ठीक है। तो 2.5, 1, 3.5 घंटे हुए, प्लस आप लगे हाथ उसके मॉक्स चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगा लो, चैप्टर वाइज एमसीक्यू लगा लो। ये चीज अगर आपके बोर्ड से तो चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लगा लो, सिर्फ सीयूटी है तो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी लगा लो, ये काम करेगा। प्लस रिवीजन हमेशा से की रहता है। तो मेरा ये मानना है, मैं क्या करता था कि जिस दिन मैंने वो टॉपिक पढ़ा उसके अगले दिन तक, मतलब 24 घंटे होने तक 3 रिवीजन उसी वक्त हो जाते थे, ताकि वो फिर आप 6 महीने बाद नहीं भूलते हो। ये चीज मेरे साथ 7th 8th में हुआ करती थी। फिर मैंने एक जगह एक चीज देखी थी यूट्यूब पे ही, तो मुझे रियलाइज हुआ कि जब एक तो आपने कोई टॉपिक पढ़ा, मान के चलो मैंने पढ़ा, क्या कहते हैं, मैंने पढ़ा डिमांड एंड सप्लाई। अब मैंने डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा, तो मैंने एक तो उस समय पढ़ा, उसके बाद 10 मिनट लेके तुरंत ही गो थ्रू कर लिया कि हाँ भाई मैंने अभी क्या पढ़ा। उसके बाद मैंने एक बार सोने से पहले उसको पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया कि हाँ ये पढ़ा था। फिर एक बार सुबह उठ के, मतलब दोबारा नया टॉपिक उस सिलेबस का, उस सब्जेक्ट का नया टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार मैंने वो एक बार और पढ़ लिया। तो ये 3 बार जब आप पढ़ लेते हो तो फिर 6 महीने बाद भी वो मेमोरी में फिट है। गुड गुड गुड। तो कृष्ण, अब हम कुछ माइंड सेट और सेल्फ डाउट के बारे में बात कर लेते हैं। जी। तो प्रिपरेशन के दौरान क्या कभी आपको सेल्फ डाउट हुआ या कोई प्रेशर महसूस किया? क्योंकि ये बात ऐसी है जो आपकी प्रिपरेशन से अलहदा है, अलग है, सेपरेट है, ये आपके अंदर चलता है। जी। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जी। तो सेल्फ डाउट और प्रेशर, 2 चीजें आपने बोली। तो मेरा मानना है कि अगर सेल्फ डाउट नहीं है तो इशू है कहीं, कि थोड़ा सेल्फ डाउट होना चाहिए। वो आपको गोइंग रखता है कि हाँ भाई, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए पुश करता है। सेल्फ डाउट इतना ना हावी हो जाए कि आप जो कर रहे हो, आप जो सही कर रहे हो, वो भी आपको गलत लगने लगे कि हाँ भाई मेरी ये स्ट्रैटेजी कहीं गलत तो नहीं है। और प्रेशर एज सच नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के तरफ से, कमिंग फ्रॉम अ सिटी जहाँ पे ह्यूमैनिटीज वो लोग पिक करते हैं, जहाँ जिनको
जिनको 40% 45% आते हैं, एंड गेटिंग अ नॉट फ्रॉम योर पेरेंट्स कि हाँ भाई व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू पिक, व्हाट यू वांट टू स्टडी, यू नो बेटर, आप वो करो। तो दैट इज समथिंग दैट शेप्ड मी एंड दैट इज समथिंग दैट मोटिवेटेड मी कि हाँ आई नीड टू डू समथिंग। इफ माई पेरेंट्स हैव गिवन मी दिस मच फ्रीडम देन आई कैन नॉट बिट्रे माई ओन सेल्फ। सो ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जी गुड गुड गुड। अच्छा, एक बात बताइए कि पढ़ाई के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान कोई ऐसा दिन आता था जिस दिन पढ़ने का मन नहीं करता था? तो जिस दिन ऐसा महसूस होता था तो आप उसको कैसे बाईपास करते थे? जी तो पहली बात तो अगर आप किसी 12th के लिए 1 साल पढ़ रहे हो और कॉन्स्टेंटली आप पढ़ रहे हो, दोनों तरीके से एग्जामिनेशन क्रैक हो सकते हैं। आप 15 घंटे पढ़ लो 2 महीने, या फिर आप 8-8 घंटे पढ़ो रोज। बट हाँ, अगर आप 8-8 घंटे रोज पढ़ रहे हो तो कॉन्सिस्टेंटली जब आप कोई काम कर रहे हो तो ब्रेक डाउन होता ही है, थकान हो जाती है कभी कभी। तो मैं तो बहुत जेन्युइन बोलूंगा, जिस दिन बहुत थकान हो जाती थी 15-10 दिन पे, तो मैं उस दिन बहुत पढ़ने की कोशिश नहीं करता था, ब्रेक लेकर के 4 एपिसोड CID के देख लिया करता था और फ्रेश हो जाया करता था। मेरी यही स्ट्रेटेजी हुआ करती थी। जी अगर हम आपकी सक्सेस को 3 चीजों में ब्रेक करें, स्ट्रेटजी, कंसिस्टेंसी, माइंडसेट, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या था आपके लिए? स्ट्रेटजी, कंसिस्टेंसी, माइंडसेट, 3 शब्द आपने बोले, मेरे हिसाब से तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर एक पिक करना होगा तो वो कंसिस्टेंसी होगी। क्योंकि स्ट्रेटजी बनाने का कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे नहीं, और कोई भी माइंडसेट तब तक काम नहीं आएगा जब तक आप उस पर कंसिस्टेंटली वर्क करोगे नहीं। तो तीनों महत्वपूर्ण है, बट कंसिस्टेंसी वो चीज है जो इन सबको बाइंड करके रखती है और जो कि लास्ट में वही काम आती है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही वो चीज है जिससे इंसान अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है। तो अब हम आ जाते हैं, तैयारियां हमारी हो गई हैं, माइंडसेट के ऊपर बात हो गई है, आ जाते हैं हम एग्जाम डे पर, द फाइनल डे। तो CUET एग्जाम के दिन सुबह आपके माइंड में क्या चल रहा था? अच्छा, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मेरा स्कोर भले ही परफेक्ट हो सकता है, लेकिन इंसान मैं परफेक्ट नहीं हूँ, तो मैं हमेशा चीज़ों को मिसअप कर देता हूँ। मेरी तैयारी परफेक्ट होती है, बट बहुत जगह मैं खुद ही मतलब क्या कहते हैं, मिसअप कर देता हूँ चीज़ों को। जैसे आज पॉडकास्ट के लिए भी मुझे आधे घंटे लेट हो गया, रास्ते में कुछ मिनिस्टर के कॉन्वो आ गए, तो ये सब होते रहता है। तो मेरा तो जिस दिन एग्जामिनेशन डे था, और मेरा एग्जामिनेशन सेंटर मेरे घर से 1 घंटे की दूरी पे था, और वहाँ पे आसपास कोई ऐसे बहुत शॉप्स भी नहीं थे, क्योंकि हाईवे के ऊपर वो बिल्डिंग थी एंड इंस्टीट्यूट था बेसिकली एक। तो मैं तो अपना आधार कार्ड ही भूल गया था, और जब आप अपना आधार कार्ड भूल जाते हो तो वो एंट्री देते नहीं है। तो उस समय तो काफी डिफिकल्टी हो गई थी, बट क्योंकि व्हेन यू हैव गॉट योर फादर्स बैक, तो पापा गए थोड़ा दौड़ के, बगल में शॉप थी, वहां से हम लोग प्रिंट करा के ले आए, जल्दी जल्दी हमने एंट्री की, और एंट्री की, उस दिन एग्जामिनेशन हो गया। तो आज मैं यहाँ बैठा हूँ अपने ड्रीम कॉलेज में। गलती से उस दिन आधार कार्ड नहीं मिल पाता तो मैं कहीं और होता। चलिए, बहादुरों की ही लक फेवर करता है। तो आप अब एग्जाम हॉल के अंदर एंटर कर चुके हैं, आपका आधार कार्ड की कॉपी आपको मिल चुकी है, आपकी सांसें आपके नियंत्रण में आ चुकी हैं। तो अब आप हमें बताइए कि स्ट्रेटजी क्या थी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, और टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे किया? जी, तो अभी क्योंकि मैंने CUET PG भी दिया है 11 मार्च को, तो अभी मैंने जब CUET PG दिया तो उसमें 50 में से 50 क्वेश्चंस करने थे। तो आई कैन रिलेट विथ अभी वाले स्टूडेंट्स भी, एंड उस समय तो सिंस आई सेड कि उस समय ऑप्शंस हुआ करते थे, तो यू कुड लीव सर्टेन क्वेश्चन। तो आई पिक अप बोथ कि मैंने कैसे किया और अब क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए। तो मैंने जब किया था तो मैं बैठा था एग्जामिनेशन में, सेट हुआ करते, एक ही में 2 पेपर थे, एक ही कंप्यूटर में कंटिन्यूअस 2 सेट्स आपको देने थे, 2 सब्जेक्ट्स के। तो मैंने क्या किया था कि आपके अगर 50 क्वेश्चन है, आप उस टाइम को मान के चलो, अगर आपको 1 घंटे मिलते हैं तो आप उसको डिवाइड कर लो कि पहले 25 मिनट में मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले 5 मिनट में आप पूरा अपना पेपर गो थ्रू कर लो। जल्दी जल्दी आप देख लो क्या क्या क्वेश्चन है, 5 मिनट में एकदम, मतलब जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन देख लो सारे। उसके बाद अगले 25 मिनट में आप वो क्वेश्चंस कर लो जो आप एकदम श्योर शॉट हो, अगले 20-25 मिनट में वो क्वेश्चंस कर लो जो आप एकदम श्योर शॉट हो। कंबाइनली आपके 30 मिनट्स हो गए। अगले 15 मिनट्स आप उन क्वेश्चंस को दे दो जिनमें आपको डाउट था, तो ये आपके हो गए 45 मिनट्स। लास्ट के 15 मिनट में से 10 मिनट आप अब उन क्वेश्चन पे कोशिश करो फोकस करने की जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, और प्लस एक और बार गो थ्रू करने की कोशिश करो जो जो क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, तो चेक कि हाँ भाई मैंने फाइनल सही किया है कि नहीं किया। और लास्ट के 5 मिनट आप आराम करो, और अगर मन किया तो एक और गो थ्रू कर लो।
चलिए, आपने एग्जाम दे दिया, तो एग्जाम देने के बाद आपको क्या ऐसा लगा कि आज कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया है, या मैंने कुछ ऐसा कर दिया है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा जा सके? जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं कहूँगा, क्योंकि लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि एग्ज़ामिनेशन हॉल से जब निकला तब लगा कि हो गया है शायद, हो गया है, पेपर में मार्क्स आ जाएँगे जो चाहिए, तो खुशी थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए नहीं, क्योंकि और भी बाकी लोग किए हैं, और आई थिंक जो लोग नहीं भी कर पाते हैं वो भी लाइफ़ में बहुत लोग मेरे से काफ़ी आगे हैं। और हाँ, लेकिन खुशी काफ़ी हुई थी, क्योंकि लगा था एग्ज़ामिनेशन हॉल से निकलने के बाद कि हो गए हैं 40 के 40 सही। जी। चलिए, परफेक्ट स्कोर आपने हासिल कर लिया, मनचाहा कॉलेज आपको मिल गया, हिंदू कॉलेज। जब आप हिंदू कॉलेज में पहले दिन पहुंचे, तो वहां पर जो एक्सपीरियंस हुआ, क्या वो आपकी उम्मीदों के मुताबिक था? हाँ, तो मैं अपने कॉलेज की जब बात करूँगा तो मेरे हिसाब से कॉलेज का एनवायरनमेंट काफ़ी वेलकमिंग है, एटलीस्ट मेरे कॉलेज का, हिंदू कॉलेज का। बट हाँ, कितना भी वेलकमिंग कॉलेज हो, वेलकमिंग एनवायरनमेंट हो, सेल्फ डाउट तो आपने जैसे बोला वो आता ही है, और एक एग्जिस्टेंशियल डाउट भी आता है कि क्या मैं इस नए जगह में सर्वाइव कर पाऊंगा, क्या मैं इस नए जगह में टिक पाऊंगा। क्योंकि मैं जब अपने कॉलेज आया, मैं जब अपनी क्लास में बैठा था, तो मेरे आसपास वाले सारे लोग 800 में 800 के थे। तो अब मुझे स्पेशल फील नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे सारे आसपास के लोग, सब लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के टॉपर हैं, तो उसमें मैं क्या स्पेशल फील करूं। वहां तो ऐसे भी लोग थे जिनको 1000 में 1000 आए थे, तो वहां तो मैं थोड़ा छोटा हो गया। तो ऐसी चीजें। बट हाँ, समय के साथ साथ 1 महीने बाद मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि टिक जाएंगे, और काफी वेलकमिंग एनवायरनमेंट था, और अभी भी मैं अपने कॉलेज में काफी काफी खुश हूँ, और काफी डेवलप हो गया हूँ, काफी इवॉल्व हो गया हूँ। जी। मतलब आप अब हिंदू कॉलेज में हैं, तो आपके नेक्स्ट प्लान्स क्या हैं? आपने अपने आने वाले 5-10 सालों को आप कैसे देखते हैं? जी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें हमेशा बचपन से सिखाया जाता है कि आपको अपना, हमें 8वीं से ही 10वीं से ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको जीवन में क्या करना है। मेरे हिसाब से एक स्लाइट आइडिया होना चाहिए, एक सर्टेन आइडिया भी हो सकता है, आपका एक फिक्स गोल भी हो सकता है, लेकिन समय के साथ आपको ये रियलाइज़ होगा, जैसे-जैसे साल बीतेंगे, जैसे-जैसे आप न्यू स्टेप्स लेंगे, जैसे-जैसे आप ज़िंदगी के नए-नए पड़ाव पे पहुँचेंगे, तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि वो गोल्स बहुत इवॉल्व हो जाते हैं। तो आज से 4 साल पहले जो मेरे गोल्स थे, वो शायद आज नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि अगर मैं अगले 5-10 साल की बात करूँ, तो अभी मैं चाहता हूँ कि पब्लिक पॉलिसी एक चीज़ होती है, तो अपने अगले 2-3 साल पब्लिक पॉलिसी में डेल्व इन करने के लिए, उसके बारे में और अच्छे तरीके से जानने के लिए दूँ। मेरी उम्मीद है और मेरी कोशिश है कि अगर मुझे स्कॉलरशिप और बेहतर फंडिंग मिल जाए, तो मैं अब्रॉड जाकर के, यूके जाकर के वहाँ से मास्टर्स करूँ, एंड देन वापस देश में आकर के देश के लिए कुछ करूँ। अब वो अलग-अलग एस्पेक्ट में हो सकते हैं। आई थिंक अगर मैं कोई एक डेफिनेट एस्पेक्ट यहाँ बता दूँगा, तो लोग का माइंडसेट उधर ही फिक्स हो जाएगा। तो बेटर व्हाटएवर यू वांट टू डू, व्हाटएवर यू विश टू डू, व्हाटएवर यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग, एंड व्हाटएवर यू थिंक, की 3 चीज़ें हैं मेरे हिसाब से। आप क्या करना चाहते हो, क्या आपको लगता है आप वो कर सकते हो, और क्या आपको लगता है वो चीज़ आपको इंटरेस्ट करेगी। क्योंकि हर एक इंसान जो कि गाना गाना चाहता है, वो अच्छा गाना नहीं गा सकता है। तो ये चीज़ से भी हमें अवेयर होना पड़ेगा। हर एक इंसान जो क्रिकेट खेलना चाहता है, वो अच्छा क्रिकेट नहीं खेल सकता है। तो ये चीज़ आपको आइडेंटिफ़ाई करनी पड़ेगी कि आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, जो चीज़ें मुझे इंटरेस्ट करती है, और क्या मैं वो कर सकता हूँ, और क्या मैं वो करना चाहता हूँ। जी। यानी कि हिंदू कॉलेज के एनवायरनमेंट में आने के बाद आपकी एम्बिशन में या आपके करियर में, थिंकिंग में ये चेंज आया है जी। क्या? जी, तो कल मैं अपने दोस्तों से ही बात कर रहा था। तो मैं उनसे यही कह रहा था, यार जब मैं फर्स्ट सेम में कॉलेज आया था, और आज जब मेरा थर्ड सेम हो गया है, तो माइंडसेट काफ़ी ब्रॉडेन हो गया, काफ़ी चेंज हो गया। एंड मैं एक और चीज़ यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा, मुझे पता नहीं है कि क्वेश्चंस में है कि नहीं, बट हाँ, कभी भी अगर आपको अपने कॉलेज और कोर्स के बीच में चुनना पड़े, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपने कॉलेज को प्रायोरिटाइज करें। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप एक पैरामीटर ले लो कि आप 100 मार्क्स अपने कॉलेज के लिए रखो, और 100 मार्क्स आप अपने कोर्स के लिए रखो, और कोशिश करो कि ये जब आप कंबाइन करो तो 170 प्लस जाए। इन द सेंस कि आपका जो कोर्स है वो 100 हो, और आपका जो कॉलेज है वो 50 हो, 40 हो। मान के चलो आपके कॉलेज की मार्किंग अगर आप करो, तो आप उसको 50 नंबर दोगे, और कोर्स जो आप करना चाहते हो वही आपको मिल रहा है, तो बेटर आप वो कोर्स ना करो, क्योंकि वो 140 हुआ। लेकिन अगर मान के चलो आपका कॉलेज 80 है, आपका जो कोर्स है वो 90 है, तो 90-80 आपका 170 हो जाता है, तब आप उस चीज़ को ऑप्ट कर लो। इवन 160 प्लस भी अगर ये स्कोर बैठता है, तो आप उसको ऑप्ट कर लो। अगर आपका कॉलेज 100 है, आपका कोर्स 70 है, तो भी वो चीज़ें चल जाती हैं। बट इवन इफ अगर आपका कॉलेज 100 है, कोर्स मान के चलो आप ह्यूमैनिटीज़ जो आपने साइंस का
चुन लिया, तो वो भी नहीं काम करेगा। जी। अगर बिहार से या किसी स्मॉल टाउन से कोई भी स्टूडेंट ये पॉडकास्ट देख रहा हो और वो हिंदू कॉलेज में एडमिशन लेने का सपना देखता हो, तो आप उसको क्या कहना चाहेंगे, क्या एडवाइस करना चाहेंगे, क्या समझाना चाहेंगे? मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा कुछ समय के अंदर ही। पहली बात तो आप ये जान लो कि दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया में स्कोप बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। किसी चीज़ की कमी है तो आपको उसके एक्सेस की तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटा सकते हैं उतना जुटाने की कोशिश कीजिए। जितना खुद को नई-नई चीज़ों से एक्सपोज़ कर सकते हैं उतना एक्सपोज़ करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब आप कॉलेज आओगे तो टीचर्स हर जगह नॉर्मल ही होते हैं। आपको जो लोग शेप करेंगे वो आपके आस-पास के पीयर्स और आपका आस-पास का एनवायरनमेंट शेप करेगा। तो आप अपने आप को इतना डेवलप कर लो, आप कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें सीखो जो आपको कॉलेज में आके काम आता है। जैसे मैंने नहीं सीखा, कैनवा एक चीज़ होती है, उस पे डिज़ाइनिंग करते हैं, वो आप सीखो। एमएस ऑफिस नाम की चीज़ें होती हैं, वो आप सीखो। मैं ये सब कॉलेज आने के पहले कुछ नहीं सीखा था, तो मुझे कॉलेज में सीखना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप सीखिए। प्लस मैं ये कहूँगा कि जब आप हिंदू कॉलेज जैसे संस्थान में आते हैं, तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को लेकर के वो काफ़ी है, जैसे ब्रॉडन होता है। आप ज़्यादा कंपैशनेट हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के। जो चीज़ें समाज में टैबू मानी जाती हैं, आप उसको टैबू कंसिडर नहीं करते हो। सेंसिटिव टॉपिक्स पे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी सेंसिटिव हो जाती है। कुछ शब्द जो आप बहुत नॉर्मल मानते हो या आपके समाज में बहुत नॉर्मलाइज़्ड होती हैं, जब आप कॉलेज आते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ जी, ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा मैं यहाँ पे कि आपने सुना होगा हम बहुत जल्दी किसी को डिसेबल्ड, अगर कोई इंसान जिसको हम लोग हिंदी में दिव्यांग बोलते हैं, तो उसको हम डिसेबल्ड पर्सन बोल देते हैं और हमारे लिए नॉर्मल है कि हम डिसेबल्ड पर्सन बोल देते हैं। मैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे ये सिखाया जाता है कि डिसेबल्ड पर्सन जब आप बोलते हो तो उसमें पहली आइडेंटिटी आप डिसेबल्ड रख देते हो और उसके बाद पर्सन आता है। तो एक इंसान होने से पहले डिसेबल्ड हो जाता है। तो हमें सिखाया जाता है कि आप बोलो पर्सन विद डिसेबिलिटी, वो इंसान पहले है जिसको डिसेबिलिटी हो गई है। तो ये चीज़ें हैं, आपके अंदर सेल्फ लव ज़्यादा आएगा, आप लोगों को ज़्यादा प्यार करोगे। आप जैसे समाज में, मैं एक और एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, जब हम एक चीज़ LGBTQ+ जब आप टर्म सुनते हो, जब मैं अपने शहर में था, जब मैं अपने यहाँ पढ़ता था और मैं बहुत ऑनेस्ट हूँगा, मेरे लिए चीज़ थी कि ये क्या चीज़ है, ये क्या होता है। लेकिन जब आज मैं कॉलेज में हूँ, आज मैं इन सारी चीज़ को लेकर के बहुत ओपन हूँ, आज मैं इन सारी चीज़ को लेकर मेरी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी चेंज हो गई है। तो आप मेहनत करो और कंटिन्यूअसली करते रहो। बीच में फॉल आता है, अप आते हैं, अप डाउन्स चलते रहते हैं। आप कंटिन्यूअसली अपने गोल को बनाए रखो कि हाँ, मुझे ये चाहिए और उसके लिए वर्क करते रहो। एंड एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द पॉडकास्ट कि देयर आर नो फेलियर्स इन लाइफ, ओनली रिजल्ट्स टू लर्न फ्रॉम। तो इन चीज़ों पे फोकस करो। बाकी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ दुनिया भर की हैं और ज़रूर आप सफल होगे जो आप करना चाहते हो। वेल डन। फाइनली कृष्ण, आप हमें ये बताइए कि CUET एस्पिरेंट्स के लिए आपकी एक फाइनल ऑनेस्ट एडवाइस क्या होगी? अच्छा, फाइनल ऑनेस्ट एडवाइस, क्योंकि मैं इन सारे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर नहीं था तो मैं थोड़ा-सा लॉन्ग कर देता हूँ। NCERT पढ़िए, MCQs पे फोकस करिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, रिवीजन क्विकली कीजिए। कम से कम 6-7 रिविजन्स लगते हैं, 3 एक दिन के अंदर, बाकी 3-6 महीने के ओवर। प्लस MCQs पे काफ़ी फोकस कीजिए, मॉक्स लगाइए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पढ़ाई तो आपने कर ली, कॉलेज में एंट्री करने के प्रोसेस को समझिए। प्रेफ़रेंस शीट क्या होती है ये समझिए। DU के कौन से कॉलेजेस बेहतर है, कौन से कोर्स में आपको जाना है, कौन से कोर्स में जाकर के आपका फ्यूचर कैसे शेप होगा, ये सब डिसाइड कीजिए। नई-नई चीज़ें सीखिए और बस लगे रहिए। तो आज कृष्ण ने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की, बिहार से लेकर हिंदू कॉलेज तक। उनकी पूरी कहानी से हम ये समझ सकते हैं कि वो डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और डिवोशन की अद्भुत कहानी है।